हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम क्लास 10 की बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया आप लोगों को कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है और इसके अंदर हमें काफ़ी सब चैप्टर को पढ़ना है। जैसे जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन क्या है, इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि लाइफ प्रोसेस मीन्स होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस मीन्स जो हमारी जिंदगी का दिनचर्या है, हमारे लाइफ का जो दिनचर्या है। जैसे हम फूड को जब इंटेक करते हैं तो फूड को इंटेक करने के बाद डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद स्टूडेंट रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के बाद सर्कुलेशन। ये हमारी लाइफ प्रोसेस के फॉर्म है। लाइफ प्रोसेस जो हमारे जिंदगी की दिनचर्या है, इसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद डाइजेशन करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे। और हम आप लोग को ये भी बताए थे कि यदि रिस्पायरेशन अच्छी रिस्पायरेशन करनी है तो डाइजेशन का होना संभव है और डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। मीन्स डाइजेशन मतलब हम बताया था आप लोग को, जैसे फूड है, फूड को हम किसी एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन करते हैं। तो एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन करेंगे तो फूड हमारा जो टूटेगा, ठीक है, जैसे फूड हमारा जो टूट रहा है वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा। ग्लूकोज के फॉर्म में टूट गया। अब जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे तो ग्लूकोज चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। मेन क्या है? एनर्जी के फॉर्म में। तो हमारी जब अच्छी से डाइजेशन होगी तभी हमें अच्छा एनर्जी प्राप्त होगा, तभी हमें अच्छा एनर्जी प्राप्त होगा। तो फूड टूटेगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन, सॉरी रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कहेंगे। ठीक है। अब जब हमारे बॉडी में एनर्जी बन गई या एनर्जी हमें मिल गई तो अब उस एनर्जी को हम अपने सारे बॉडी पार्ट को ट्रांसफर करेंगे और उस ट्रांसफर के लिए हमारे शरीर में क्या उपलब्ध है? ब्लड है। ब्लड के द्वारा हम अपने पूरे बॉडी पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, यही बात हुई थी स्टूडेंट। लाइफ प्रोसेस के फॉर्म है। लाइफ प्रोसेस में हम फूड को इंटेक करेंगे, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद रिस्पायरेशन होगा, फिर सर्कुलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को स्टूडेंट एक शॉर्ट नोट्स के तहत आप इसको बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम, आप लोग का एग्जाम भी नजदीक है, एग्जाम के टाइम आप केवल इसे देख के और इसके बारे में लिख सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम आप लोग को बताए थे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का स्टूडेंट हम जिक्र इसलिए किए थे क्योंकि मेटाबॉलिज्म आगे जो इसके प्रोसेस हैं, जैसे हम न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन को देखते हैं तो न्यूट्रिशन एनिमल भी न्यूट्रिशन उनको भी जरूरी है और प्लांट भी न्यूट्रिशन, उनको भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो आगे के प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म का यूज है, इसलिए हम आपको बताए थे। रिवीजन के तहत देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब हम बताए थे स्टूडेंट की फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, बनना और टूटना। अर्थात मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट था एनाबॉलिज्म। क्या? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक, और दूसरा था कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक में हम बताए थे फॉर्मेशन, सिंथेसिस, बनना, किसी चीज का बनना, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। और ब्रेक डाउन, टूटना, क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा कैटाबोलिक। स्टूडेंट जब हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो इसी को दो अपक्रिया के नाम से बोले जाते हैं। इसको बोला जाता है निर्माणकारी अपक्रिया अर्थात एनाबॉलिक रिएक्शन, और इसको बोलता है विघटनकारी अपक्रिया तथा कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, उसमें जैसे निर्माणकारी अपक्रिया, जैसे एक एक ईंट मिल के एक मकान का निर्माण होता है, तो वही है एनाबॉलिक। और उसी मकान को यह तोड़ दिया जाए तो एक एक ईंट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वही है कैटाबोलिज्म। इसमें हम एग्जांपल के लिए देखे थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 बनता है। लेकिन यदि हम इसी ग्लूकोज को तोड़ दें, C6H12O6 को ब्रेक डाउन कर दें तो यह चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये है स्टूडेंट एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक की प्रोसेस। ठीक है, इसको भी हम आप लोग को बताए थे और शॉर्ट नोट के तौर पे आप देख सकते हैं, ऐसे बना भी सकते हैं। ठीक, फिर हम जो इसके सब चैप्टर हैं, वो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन के बारे में देखे थे और बताया थे न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फूड होता है। न्यूट्रिशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड से ही हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होती है। इसलिए यदि हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें अच्छा भोजन लेना पड़ेगा, अर्थात अच्छा भोजन इंटेक करना पड़ेगा, अच्छी फूड की जरूरत पड़ेगी, वही है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम देखे थे कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, इस आधार पे हम बताए थे कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और दूसरा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। सर स्टूडेंट, आप सबका एग्जाम भी नजदीक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब लार्ज में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप टोटली फुल्ली एक्सप्लेन में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप जितने ही शॉर्ट फॉर्म में पूरे सिलेबस को एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आप रिवीजन करोगे वही आपको आपके एग्जाम में काम देने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और उस समय सारे वर्ड को याद कर पाना असंभव। इसलिए वर्ड जो है आप अपने शब्दों में लिखिए, बस प्रोसेस को आप समझ के रखिए। प्रोसेस को यदि आप समझे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जैसे वाटर हुआ, सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ, ये सब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। जिसमें कार्बन ऐड हो जाए वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन अर्थात कार्बनिक न्यूट्रिशन है। जैसे कार्बनिक न्यूट्रिशन हम लोग खुद लर्न करते हैं। जैसे भोजन हम कितने प्रकार के करते हैं, तो हम 3 प्रकार के भोजन करते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और कार्बोहाइड्रेट ये टूटता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड के फॉर्म में, फैट टूटेगा फैटी एसिड के फॉर्म में। ये हम आप लोग को बताए थे। तो बस ये देखना है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो है, जिसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे वाटर हुआ, क्या हुआ? वाटर हुआ, कामा सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ, ये सब क्या है? ये सब हमारे अर्थ में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में आए जाते हैं और इन्हीं को हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं और इसे सिंपल फॉर्म करते हैं, सिंपलेस्ट न्यूट्रिशन अर्थात सिंपल न्यूट्रिशन। ये सिंपल न्यूट्रिशन भी होते हैं। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक, इनके एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, कामा फैट, कामा प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट, ये हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और ये हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ठीक, पिछले लेक्चर में हम इनके बारे में देखे थे। फिर आज हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन के प्रकार।
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाता है तो ये तो दो आप लिखेंगे ही, ये सिंपल था कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन यदि न्यूट्रिशन को आप सेल्फ फॉर्मेशन एंड अदर फॉर्मेशन अर्थात ऑटोट्रॉपिक तथा हेटरोट्रॉपिक के बारे में भी बताते हैं तो आपका नंबर श्योर है, वो किसी भी प्रकार से कट नहीं सकता। ठीक है, हम देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं तो न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसी कॉलम में हम इसको समझते जाएंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, इसी कॉलम में हम समझते जाएंगे और इसके बारे में आप अपने शब्दों में नोट्स बना सकते हैं, अर्थात अपने शब्दों में इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस सेल्फ फॉर्मेशन न्यूट्रिशन, इट इज फॉर्म सेल्फ कंडीशन अर्थात सेल्फ फॉर्मेशन। आप इसको जो है अपने फॉर्म में अपने वर्ड में इसको लिख सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहले आप वर्ड पे ध्यान दीजिए कि ऑटो मींस क्या होता है। ऑटो मींस क्या होता है, तो ऑटो मींस स्टूडेंट होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉफिक जो वर्ड है ट्रॉफिक, ट्रॉफिक मींस होता है फॉर्मेशन अर्थात बनाना। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन मतलब बनाना। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, इनके स्टूडेंट दो फॉर्म में होते हैं ये, पहले होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है फॉर्मेशन, मतलब जो स्वयं फूड को बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। स्टूडेंट फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं इनके एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं ग्रीन प्लांट। क्या है एग्जांपल, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट आप जानते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और फोटो ऑटोट्रॉपिक अर्थात ये भी हम जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, पिछले कई क्लासों में पढ़े होंगे कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉर्मल बात है, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस किसकी सहायता से करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन अर्थात पौधे जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं,
इसे हम लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब बात आती है कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक अर्थात फोटो का मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, कि जो लाइट की सहायता से अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें, वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। जैसे लाइट की सहायता से आप जानते हैं पौधे ही हैं जो सनलाइट की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं फॉर्मेशन करते हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स वो क्या कहलाते हैं, कैसे पौधे होते हैं, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब स्टूडेंट दूसरा हम देखते हैं जो है कीमो ऑटोट्रॉप। तो कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है, कीमो का मतलब केमिकल, केमिकल का फॉर्म, ठीक है। जैसे कि जो लाइट से नहीं बल्कि केमिकल से, केमिकल की उपस्थिति में होता है, केमिकल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि गर्म झरनों में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, उसे हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ होते हैं, गर्म झरनों में। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो केमिकल की सहायता से, केमिकल को ही तोड़ते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उन्हीं केमिकल से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, जिन्हें लाइट नहीं मिलती, जो झरने में हो। कितने बैक्टीरिया जमीन के अंदर होते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एग्जाम्पल, जैसे कुछ वर्ड टफ है उससे आप घबराना मत, क्योंकि यदि आप केवल बैक्टीरिया लिख देते हैं भी ठीक है, थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे कुछ नाम लिख देते हैं तो और अच्छा है। और ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जो बैक्टीरिया जमीन के अंदर होते हैं, जैसे जो हमारी दालें होती हैं, दाल की जो फसलें होती हैं, उनके अंदर, उनके जड़ के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास जैसे बैक्टीरिया, जो कि वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को लेकर और उन्हें चेंज कर देते हैं नाइट्राइट के फॉर्म में। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनको बोलते हैं, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, जो कि केमिकल की सहायता से अपना, केमिकल को तोड़ के और उनसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल, ठीक, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम इनको समझ के ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फॉर्मेशन, ऐसे न्यूट्रिशन जो स्वयं से बनाते हो, ठीक है, स्वयं अपना भोजन बनाते हो, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। इनके दो फॉर्म होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स होता है लाइट, जो लाइट से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हो, जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट। और कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो केमिकल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हो, एग्जांपल बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें टोटल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत नहीं। तो हम अब इनको देख लिए हैं, अब शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। हर एक चीज को एक एक करके समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि समझना ही काफी इंपॉर्टेंट है, वही आप एग्जाम में फॉलो कर पाएंगे। वर्ड को रट के आप काम नहीं कर सकते, और एनसीईआरटी समझने वाला ही है, एनसीईआरटी को आप याद नहीं कर सकते,
एनसीईआरटी आप समझ सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के पढ़ सकते हैं, और जो समझ लिया इस बात को कि बायोलॉजी समझी जाती है, वही बायोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट होता है, वही बायोलॉजी में परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मीन्स स्टूडेंट होता है अदर, हेट्रो मीन्स अदर मतलब दूसरे, और टॉपिक मीन्स हम जानते हैं फॉर्मेशन। जो दूसरे के ऊपर क्या हो, बेस्ड हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है, वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अर्थात जो दूसरे के ऊपर बेस हो या दूसरे के ऊपर आधारित हो, तो क्या वे जीवित नहीं रहेंगे? बिल्कुल वे जीवित रहेंगे, और सबसे ज्यादा जीवित हैं। एग्जाम्पल हम और आप खुद हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग खुद है जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और इनके स्टूडेंट 3 फॉर्म होते हैं, हम देख लेते हैं इनके 3 फॉर्म। पहला है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा है स्टूडेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पहला होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा हम देखते हैं पैरासिटिक, और तीसरा होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स ये कहां ग्रो करते हैं? ग्रो इन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर एक ग्रो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फंगस, फंजाई, कवक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जितना ही ब्रेड सड़ेगा, जितना ही ब्रेड क्या होगा, सड़ेगा, उतने ही फंगस ग्रो होंगे। अर्थात फंगस को ग्रो करने का सबसे अच्छा फॉर्म है कि उनको डेड एंड डिकेइंग मैटर मिले। अर्थात वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़ते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे हुआ फंगस, क्या है? फंगस कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया भी है, आप लिख सकते हो, बैक्टीरिया भी है। ठीक है, ये सब जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, किसी। उसके बाद हम देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे जीव जो कि आपके बॉडी में इंटर तो रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, प्रवेश किए रहेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। अर्थात आपका बहुत ज्यादा हार्मलेस नहीं होगा, लेकिन वो टोटली आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे लीच हुआ, लाइस हुआ, ठीक है, जैसे जू, क्योंकि हेयर में जू होते हैं, वो आपके हेयर में रहेंगे, आपके सर पे रहेंगे और आपको मालूम नहीं होगा। जब वो ज्यादा संख्या में हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बाल में लाइस ज्यादा हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल लीच, लाइस, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं जो टोटली बेस्ड होते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, और ज्यादा हार्मलेस नहीं होते, जब ज्यादा संख्या में हो जाते हैं तब हार्मलेस समझ में आता है। ठीक, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर होते हैं।
पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया, जो ग्रो इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर को तोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। जैसे आप फंगस को देख सकते हैं, कवक ब्रेड में, रोटी में। ब्रेड जब काफी दिन का हो जाता है, जब वो सड़ने लगता है, तब उसमें फंगस ग्रो कर जाते हैं और फिर फंगस उनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है लेकिन नॉलेज में नहीं होते। जब उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है तब जाके नॉलेज में होते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। लीच हुआ, लाइस हुआ। ठीक। तीसरा हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस जैसे ह्यूमन खुद। अब हम अपना खाना बनाते हैं किचन में, लेकिन उसको केवल हम अपने खाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना खाना खुद से बनाते हैं। हम भी डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? ग्रेन्स के ऊपर, अनाज के ऊपर। तो ग्रेन्स हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। ग्रेन्स हमें प्लांट्स, पौधों से मिलता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाले जो कि अपना भोजन बनाते तो हैं, लेकिन वो भोजन जो होता है, जो ग्रेन्स हैं, वो कहां से आते हैं? दूसरों से आते हैं। इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखा गया है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, टोटली डिपेंड होते हैं दूसरे पे, लीच, लाइस। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होते हैं, एग्जांपल फंगस और बैक्टीरिया। ठीक। समझ में आया स्टूडेंट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में? हेटेरो का मतलब ही होता है अदर, ट्रॉपिक मतलब फॉर्मेशन। यहाँ भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि ऑटो का मतलब ही होता है सेल और ट्रॉपिक का मतलब है फॉर्मेशन। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स फॉर्मेशन, ऐसे ही आपके दिमाग में, ब्रेन में हलचल होना उत्पन्न हो जाएगा। इसके बारे में अब हम ऐसी बातें लिखेंगे जो स्वयं बनते हो, स्वयं से अपना भोजन जो बनाते हो, जो स्वयं न्यूट्रिशन प्राप्त करते हो, उन्हीं के बारे में आप लिख देना। और एग्जाम्पल के लिए आप फोटो ऑटोट्रॉपिक तथा कीमो ऑटोट्रॉपिक एग्जाम्पल ले सकते हैं और दो दो लाइन उनके बारे में लिखते हुए एग्जाम्पल के साथ जैसे ही आप लिखेंगे, तैसे आपके टोटली न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के नंबर फिक्स हो जाएंगे। स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, हमने जैसे पहले आप लोग को बताया कि न्यूट्रिशन एनिमल के लिए भी जरूरी है और प्लांट के लिए भी जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं प्लांट के लिए। ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट देखते हैं। प्लांट पोषण कैसे लेते हैं? तो हम पिछली कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण
के कारण पौधे भोजन बनाते हैं अपना, और भोजन बनाते हैं जिससे जो है उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस, इसकी फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, क्योंकि प्लांट का न्यूट्रिशन बिना फोटोसिंथेसिस के हो ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस होगा तभी जो है पौधों अपना भोजन बनाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और तब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम फोटोसिंथेसिस का जिक्र करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप अब 10th क्लास में हो, और 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना, अभी तक हम जो पढ़े हैं हमको ये मालूम है कि फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफिनेशन वो पिछले कई क्लास में आपको ठीक था, इतनी जानकारी, इतना नॉलेज। लेकिन अब आप 10th क्लास में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, जिससे आपके नंबर अच्छे गेन हो सके। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस से एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। हमने इसीलिए आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया कि मेटाबॉलिज्म में हमने आपको एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के बारे में बताया। एनाबॉलिक मीन्स, अब स्टूडेंट आपको बताना है, एनाबॉलिक मीन्स बनाना, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो एनाबॉलिक में हम बनाते थे किसको, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को बनाते थे। C6H12O6 बनता था किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के रिएक्शन जब सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इस बात को आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया रखा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक के बारे में मालूम हो, और आगे हमें मिला भी कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, और जब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के डिफिनेशन की, तो हम जो एक अच्छा सुटेबल डिफिनेशन हमें ये लिखना है कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच, जिसमें, बाय विच क्या होता है, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स स्टूडेंट फॉर्मेशन, बनाना, सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर by using chlorophyll pigment. ये आपका एक सुटेबल डिफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का, जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि पहली बात तो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। फिर फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द्वारा, और इसमें यूज होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा। स्टूडेंट ये आपका जो है फोटोसिंथेसिस का एक सुटेबल डिफिनेशन है, जिसे आप नोट कर सकते हो, और बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस carbohydrate to form carbon dioxide and water by using chlorophyll pigment, और बहुत सिंपल फॉर्म में है और आप इसको लिख सकते हो और समझ के एक एक वर्ड के बारे में भी बता सकते हो। ये हुआ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, आप ऐड कर लिए होंगे। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, ताकि हमें जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होते हैं। ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे होते हैं वो सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है लीव्स में जो पाया जाता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स पे सनलाइट आती है और सनलाइट में जो लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और किस पिगमेंट की सहायता से होता है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होते हैं हम इसको देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, कि जो लीव्स हैं, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट, इतना आप याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का हम एक फुली स्ट्रक्चर देखेंगे, और बायोलॉजी में यदि आप थ्योरी लिखते हैं और एक यदि स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन कर देते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का,
हम उसे अगले लेक्चर पे देखेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।